दिनेश वर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? असलम बेग, 15,000 का इनाम रखे हमारे ऊपर। असलम बेग वांटेड है क्या तू? जी साहब। खुद को पकड़वा के इनाम पाना चाहता है? नहीं साहब, सिर्फ संडा करना चाहते हैं, ठुकना नहीं है हमें साहब। आजा थाने, पता है ना, या लिखवा दूँ? सर आप एनकाउंटर तो नहीं करेंगे ना? तू थाने तो आजा, फिर सिक्का उछालते हैं। साहब जिंदगी में आप कोई जुर्म नहीं करेंगे, जमानत भी नहीं चाहिए हमको, वहीं पड़े रहेंगे अंदर। साहब आपके थाने के सामने बूट पॉलिश कर लेंगे, चाहे तो आप अपना खबरी बना लीजिए। साहब आपका कुत्ता बन के रहेंगे। वाह, कुत्ता भौंक रहा है कि धूम सीधी करेगा। साहब हमारे भौंकने से आपको ही फायदा है, हमारे पास मर्डर की टिप भी है। बता क्या टिप है? साहब पहले आप वादा कीजिए कि आप एनकाउंटर नहीं करेंगे। थाने आजा। चलो बताओ, किसके मर्डर की टिप देने आए हो तुम? साहब अरे हम तुमसे कुछ उगलवा थोड़ी ना रहे हैं, तुम खुदों की टिप देने आए हो ना, तो अकला क्यों रहे हो? बोलो। साहब मर्डर 5 दिन पहले हुआ था। और 5 दिन पहले हुआ ये मर्डर हमारे थाने में दर्ज हुआ था। हॉस्पिटल लाए जाने पर पीड़ित को मृत घोषित किया गया था। यह मर्डर 5 फरवरी 2018 की शाम को मीनारगंज मार्केट में हुआ था। जिन परिस्थितियों में यह मर्डर हुआ वो अपने आप में विचित्र सी थी। आगरा का ताजमहल ओरिजिनल मार्बल का ताजमहल आज शर्मा जी की दुकान पे सब मिलेगा। शर्मा जी की दुकान पे सब बेच रहे। आ जाओ। माँ हम 8:30 बजे तक आ जाएंगे। ज्यादा देर मत करना गीता। हाँ नहीं करेंगे, चलते हैं। आइए मैडम, छोले भटूरे 20 गर्मा गर्म चाय दो। छोले भटूरे लेके जाइए भाई साहब लेके जाइए ताजा गर्मा गर्म। इतना याद रख, गोली चलते ही बहुत टन मार के निकलना है। चेक करने की जरूरत नहीं कि जिंदा है मर गया। इतना लोहा दागेंगे कि बचेगा नहीं। ये मर्डर एक खास माहौल में हुआ था। क्या ये माहौल इस कत्ल को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था या फिर इत्तेफाक से हुआ था? अचानक से उस शाम उस भरे बाजार में कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता था। अरे यार ये धंधे के टाइम पे लाइट दुकान वाला किधर भाग कहाँ गया? लाइट कल ही लिया था। आइए देखो मिल गया। अरे चंदर जी देख के फ्यूज तो उड़ गया कोई? अरे नहीं नरेंद्र भाई, ये सिर्फ अपनी दुकान का ही नहीं पूरे बाजार का पावर ऑफ हुआ है। अरे साहब बिजली कब तक आएगी? देखिए बाजार में धंधे का टाइम अभी शुरू ही हुआ है। चाचा आज रात तो बिजली आने से रही, पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया है। 6-8 लोग लगे हुए ठीक करने में। बाहर जला हुआ ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे हैं बंदे, और हमें तो लगता है कल तक भी ऐसा ही चलेगा। परसों ही लौटेगी बिजली। अब अरे क्या हुआ भाई? ये इस वक्त पटाखे कौन फोड़? पटाखों की नहीं है, गोलियों की आवाज़ है शायद। गोली गोली कहाँ चली भाई? अरे कौन चलाया गोली? गोली कहाँ चली? किधर चली गोली? अरे गोली कहाँ चली? किधर चली गोली? अरे गोली कौन चला? शर्मा जी की किसी ने गोली मार दी। शर्मा जी मीनारगंज पुलिस स्टेशन, तुरंत मीनारगंज बाजार चौक पर पहुंचे। गोलीबारी होने की सूचना मिली है।
नहीं निखिल, कुछ नहीं मालूम कैसे हुआ, किसने किया। नरेंद्र जी हम बस अभी निकल रहे हैं दुकान के लिए। पापा कैसे हैं? धनीराम जी तुम्हारे पापा को लेकर मंगलम अस्पताल गए हैं। तुम वहीं पहुंचो। मम्मी नरेंद्र भाई साहब और क्या कह रहे थे? तुम्हारे पापा ठीक तो है ना निखिल? बस अस्पताल ले गए, इतना कह रहे थे। अस्पताल? आप चलिए। अस्पताल क्यों ले गए उन्हें? वो बोल तो रहे ना। सर हमने आपको कॉल किया था, हमारा नाम नरेंद्र जैन है, ये हमारी दुकान है। गोलियां किस पर चलाई गई? सुरेश शर्मा जी पर, ये उनकी दुकान है। किसी ने देखा गोलियां किसने चलाई? कौन दुकान के अंदर तक फैला हुआ है? सब गोलियों की आवाज़ सुनी, 4 गोलियां चली थी, लेकिन देख नहीं पाए किसने चलाई। वो बाजार की बिजली गुल हो गई थी ना। 4 गोलियां चलाई गई, किसी ने कुछ नहीं देखा? किसी को भागते हुए, गोलियां चलाते हुए कुछ भी नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं देखा साहब। साहब हम सब लोग तो लालटेन मोमबत्ती का जुगाड़ करने में लग गए थे। इतने अंधेरे में क्या देखते, और सब क्या दिखता हमें। सर इतने अंधेरे में तो हमसे सबूत मिट सकते हैं। सही कह रहे हो। अजय, क्राइम सीन सील करवा दो और फॉरेंसिक को कल सुबह हैंड ओवर कर दो। त्रिपाठी, शुक्ला सर, तुरंत बाइक लेकर निकलो। मार्केट के बाहर जहां भी लाइट हो, सीसीटीवी लगे हो, तुरंत फुटेज निकलो। सर जहाँ तक हमें मालूम है मीनारगंज बाजार में तो किसी भी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब हाल फिलहाल में किसी ने लगवाया हो तो पता नहीं, और बिना बिजली के वो भी किस काम का साहब? यहाँ बिजली आए दिन जाती है? नहीं साहब, आज अचानक से ऐसे पहली बार गई है। और साहब धनीराम जी ने फ़ोन किया था बिजली विभाग में, बोल रहे थे कि ट्रांसफार्मर जल गया, रिपेयरिंग हो रही है। गोली चलने की आवाज़ के बाद किसने कोई बाइक जाने की आवाज़ सुनी? हड़बड़ी में हमने किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया, बस वो लाइट के उसमें लग गए थे हम लोग। अजय, ये बिजली का अचानक से गुल हो जाना, ये इत्तेफाक था या प्लान? क्योंकि मर्डर तो सॉलिड प्लानिंग से हुआ है। अंधेरे में गोलियां चलाना और हवा हो जाना। सर मैं बिजली विभाग से बात करता हूँ। डेड ऑन अराइवल केस है। सुरेश शर्मा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 राउंड्स फायर हुए थे। ऑन द स्पॉट डेथ हुई हो। नर्स कुछ तो बोलिए। अरे कौन लेके आया उनको? ये ठीक हो जाएगा कर रहे हैं ना, कुछ तो बताइए। जी कैसे जीजा जी, कहाँ है वो? डॉक्टर पापा ठीक तो है ना? 1 मिनट, आप लोग कौन? हम कैलाश, उनके साले, उनका बेटा, हमारी दीदी। देखिए सुरेश शर्मा जी की डेथ हो चुकी है। उनको यहाँ लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। ये क्या बोल रहे सर? हमको मिलना है जीजा जी से। कहाँ है जीजा जी? पोस्टमार्टम करना होगा, मर्डर का केस है ये। डॉक्टर आप फिर से देखिए, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, आप ठीक से देखिए। देखिए वो अब नहीं रहे। दीदी डेफिनेटली ये कोई अंधेरे में चलाए गए तीर नहीं है। शायद ये अंधेरा इस कत्ल में भागीदार था, जिसने कातिल को रोशनी में नहीं आने दिया। गोली चलाने वाले को किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सदमे में है मैडम जी। बहुत इज्जत थी सुरेश जी की। अगर किसी को कुछ भी पता होता या कोई भी जानकारी होती तो सामने से आपको बताते। नरेंद्र जी, मार्केट में कुछ तो खुसर पुसर चल रही होगी कि कौन मरवा सकता है सुरेश जी को, या किसी से दुश्मनी की? नहीं मैडम जी, सुरेश जी की सबसे सिर्फ दोस्ती थी। पूरे मीनारगंज बाजार में सबसे पुरानी दुकान है उनकी, और आर्टिफैक्ट के धंधे में बहुत बड़ा नाम है उनका। एक्सपोर्ट भी होता था और खुद का एक कारखाना भी है। इसके अलावा भी उनकी कोई दूसरी दुकान है? शहर के सबसे पौष इलाके राधेश्याम चौक में 2 नई दुकानें हैं, पर इस दुकान से बहुत लगाव था उनका, हमेशा यहीं बैठते थे। नरेंद्र जी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और सोच के बताइए कि क्या उनका किसी से कोई झगड़ा हुआ था या धंधे में कंपटीशन? धंधे में तो कंपटीशन चलता ही रहता है, पर ऐसे कत्ल जैसा आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। बस एक बात खटक रही है। क्या? यही कि कल रात अचानक बिजली चली गई और उन पर किसी ने गोलियां चला दी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी भरे बाजार में? अरे सर जी, हमें कैसे पता चलता वहाँ कोई गोलियां चलने वाली है? दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो मीनारगंज मार्केट की बिजली गई, ये अचानक लिया गया फैसला था या फिर पहले से प्लान था? मीनारगंज मार्केट के ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, और आप तो जानते हैं बाजार में काफी लोग बिजली की चोरी भी करते हैं। पिछले 3 हफ्तों से ट्रांसफार्मर में हैवी फ्लक्चुएशन दिखाई देने लगी, और पिछले 3 दिनों से जब हमारी टीम जांच कर रही थी तब जाकर पता चला कि ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा तो जल चुका है। तो बाजार में पहले से किसी को नहीं मालूम था कि बिजली जाने वाली है? हमारी टीम को भी कहाँ पता था,
कल शाम को 6:30 बजे अचानक फैसला लेना पड़ा कि ट्रांसफार्मर बंद करके ही मरम्मत की जाएगी। आपकी टेक्निकल टीम जो 3 दिन से काम पर थी, मुझे सबकी सारी डिटेल्स भेजी। कमाल करते हैं सर जी आप भी। हम बिजली विभाग के कर्मचारी भी आप ही की तरह सरकारी नौकर है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आप है कि हम ही पर शक कर रहे हो। 2 बजे शक वक्त की बात तो भी बहुत दूर की है, हम बस थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे। आप जल्दी से डिटेल्स भेज दीजिए। निखिल, जिस तरह से हमला हुआ उससे तो यही लगता है कि हमलावर तुम्हारे पिता को जान से ही मारना चाहता था। तुम्हारी नजर में है कोई ऐसा जो ऐसा चाहता हो? एक ही आदमी है सर, धर्मेंद्र शर्मा, हमारे पापा के छोटे भाई, हमारे चाचा। कोई खास वजह? वजह हमारी एक पुश्तैनी कोठी है सर। तो हमारे भतीजे निखिल ने हमारा नाम FIR में लिखवाया है। जी धर्मेंद्र सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। कमाल है, वो हमारा नाम बोलता है और आप सीधे हमें गिरफ्तार करने चले आते हैं। गिरफ्तार कहाँ कर? आप नामजद हैं, पूछताछ तो बनती है। उसने नाम बोला और आपने FIR में लिख लिया। FIR में नाम लिखने से पहले करते पूछताछ। देखिए, हमारे मामा जी जैसा कह रहे हैं वैसा कर दीजिए, हम अभी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं है। निखिल, तुमने ये क्या घटिया हरकत की है? ये हमें तुमसे और चाचा जी से पूछना चाहिए। अश्विनी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने FIR में हमारे पापा का नाम लिखवा दिया। तुम्हें लगता है कि ताऊ जी को मारने में हमारे पापा का हाथ है? क्या कह रहे हो तुम? अरे हम भी तो शौक मना रहे हैं ना ताऊ जी के मरने का। ये नाटक ना कहीं और करना अश्विनी। तुम और चाचा जी हो जिन्हें पापा से प्रॉब्लम थी, और तुम लोगों ने मिलकर उस पुरानी हवेली के चक्कर में हमारे पापा को मरवा दिया। हमें तो लग रहा है कि तुमने ये सब कराया है ताऊ जी का बिजनेस हड़पने के लिए। बकवास बंद करो अश्विनी, हम अपने पापा को मरवाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पापा ये सब करते हैं। निखिल, वो नरेंद्र जी का फोन है, सोनू का नंबर मांग रहे हैं। सोनू जिया जी की दुकान में काम करता है ना, सोनू राठी। एक मिनट। 444-091-872। मैम, हड़बड़ी में शायद किसी को ध्यान ही नहीं आया। कांड होने से लेकर अब तक ये सोनू तो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये सोनू फिक्स मुलाजिम है सुरेश शर्मा जी का? जी एकदम फिक्स। मैम, हमारी डिटेल स्कैनिंग हो चुकी है। 4 बुलेट्स के सेल्स भी बरामद हुए हैं। 33 कैलिबर की गोलियां इस्तेमाल हुई है जो पिस्टल में इस्तेमाल होती है, जो ज़्यादातर प्रोफेशनल सुपारी किलर्स इस्तेमाल करता है। डिटेल रिपोर्ट बहुत जल्दी भेज देंगे। इंस्पेक्टर, हमारा भतीजा निखिल बच्चा है, ऊपर से शौक में है, बोल गया होगा ना आप साहब, लेकिन आप लोग तो मजे हुए हैं, तजुर्बेकार हैं। धर्मेंद्र जी, हमारा तजुर्बा कहता है कि प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई का कत्ल करवा सकता है। तो आपको लगता है कि हमने अपने भाई को मरवाया, किसी को भेजकर, किसी से गोली मरवा कर? कौन मारेगा गोली? कोई गुंडा, कोई सुपारी लेने वाला ना। ज़रा सोचिए, माहौल देखिए सर। आपकी पुलिस फोर्स सुपारी लेने वालों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही है। रोज़ अखबार में पढ़ते हैं हम, इतने सारे एनकाउंटर हो रहे हैं। तो आपको बेवकूफ़ लगते हैं कि ऐसे में किसी को सुपारी उपारी देंगे, वो भी अपने भाई को मरवाने के लिए? अब देखिए धर्मेंद्र जी, ये सुपारी शब्द आपकी तरफ से आ रहा है और ये बेकार की पूछताछ आपकी तरफ से हो रही है। अब हो ही रही है तो फिर जवाब भी देते जाइए धर्मेंद्र जी। हथियार आपने दिए थे, ये हथियारें खुद लेकर आए थे? क्या आपको पता था कि मिराजगंज मार्केट की बिजली गुल होने वाली है? आपको कोई टिप मिली थी? ये हथियारे गए कत्ल करने और बिजली गुल होना उनके लिए बोनस था। आप भी गए थे हथियारों के साथ? हम 10 बजे तक अपने मसाले की दुकान पे थे सदर बाजार में, और वहाँ कोई बिजली नहीं गई थी। करीब 9:30 बजे हमारे पास हमारी बेटी अश्विनी का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। क्यों? उससे पहले शूटर का कॉल नहीं आया कि काम हो गया है? देखिए, हम किसी शूटर वूटर को नहीं जानते, और एक पुश्तैनी कोठी के लिए हम अपने भाई का कत्ल नहीं करवाएंगे, कभी नहीं। तो फिर किस लिए करवाया धर्मेंद्र जी, वो कारण बता दीजिए। इंस्पेक्टर, वो कोठी ही थी जो सुरेश भैया और हमारे बीच में दीवार थी, और उसका फैसला किसी के मरने मारने से नहीं हो सकता था। मामला कोर्ट में है और कोठी पे ताला पड़ा हुआ है। आपने ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया हमारे पापा को? अभी के अभी रिहा कीजिए उन्हें। हमारे वकील आ रहे हैं, उनकी जमानत तो होकर ही रहेगी। जमानत? रिहा? इतना फास्ट फॉरवर्ड में क्यों जा रही हो अश्विनी? हम उनसे सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, अरेस्ट नहीं किया उन्हें। आप जबरदस्ती उन्हें घर से उठाकर यहाँ ले आए हैं।
पूछताछ घर पर भी हो सकती थी ना। आपने ये ठीक नहीं किया। आप पर मानहानि का केस ठोक देंगे हम। एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करे हमारे पापा को। हमें पापा के पास ले जाइए, हमें मिलना है अभी के अभी। 2 साल पहले हमारे बाबूजी का देहांत हो गया और अपने आखिरी वक्त में वो थोड़ा सठिया से गए थे, तो मरते वक्त गलती से उनके मुंह से निकल गया कि वो कोठी सुरेश भैया को जाएगी। और सुरेश भैया भी कोई दूध के धुले नहीं थे, अच्छी खासी पट्टी पढ़ाई थी हमारे बाबूजी को उन्होंने। धर्मेंद्र, उस दिन तुम हमारी बगल में खड़े थे, तुमने अच्छी तरह सुना था बाबूजी ने क्या कहा था। हमने तुरंत अपनी आपत्ति जताई थी कि यह नाइंसाफी हमारे साथ क्यों हो रही है, ये याद नहीं आपको? और ताऊजी दादाजी की तबीयत खराब थी, उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी थी, हम सब जानते हैं। उनको तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि उनके 2 बेटे हैं। अश्विनी, तुम तो तब वहां थी भी नहीं, और ये बात हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दादाजी एक अरसे से चाचा जी से नाराज थे। निखिल तू रहने दे, गलती से दादाजी ने क्या दिया तो कोठी तुम्हारे पापा की हो गई। अपने आखिरी वक्त पे कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता। कैलाश, और तुम जो गलती कर रहे हो हमारे घरेलू मामले में ना घुसड़ने की, उसका क्या? तुम सिर्फ सुरेश भैया के साले हो, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं। कई सालों से बाबूजी तुमसे नाराज थे, कई मसलों को लेकर, और तुमने कोई कम कोशिश नहीं की उनका मन बदलने की। और आपने भी कोई कम कोशिश नहीं की उनके मन में जहर घोलने की हमारे खिलाफ। बकवास मत करो धर्मेंद्र, जो बाबूजी ने कहा बस वही होगा। बाबूजी की भाई मर्जी थी बरसों से। अगर बरसों से यही मर्जी थी तो अब तक वसीयत बन चुकी होती। और अदालत में जबानी बोली गई बातों के कोई मायने नहीं होते। अदालत? क्या धर्मेंद्र, अदालत? तुम केस करोगे हमारे खिलाफ? सुरेश भैया, आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो इंसाफ लेने कहां जाएंगे हम, बताइए? ताऊजी, हम कोठी आधी आधी बांट लेते हैं, सबका भला इसी में है, वरना हमें अदालत जाना पड़ेगा। सुरेश भैया के पास कोई सबूत नहीं था कि कोठी बाबूजी ने सिर्फ उनके नाम पे की थी, कोई वसीयत नहीं थी। 2 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है, तो ऐसे में हम कोई गलत कदम क्यों उठाएंगे? और उससे हो क्या जाएगा? पूरी की पूरी कोठी हमारे नाम पे हो जाएगी। ऐसा निखिल और ताऊजी चाहते थे, हम लोग नहीं। और अब ताऊजी नहीं रहे तो क्या इसका मतलब पूरी कोठी हमारी हो गई? नहीं, वो पुश्तैनी है, उस पर निखिल का भी आधा हिस्सा बनता है। सर, हो सकता है कि ये सब निखिल नहीं कराया हो और अपने ऊपर से शक हटाने के लिए मेरे पापा पर सब कुछ थोप रहा है। सर, ताऊजी बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे, बहुत दबदब कर बड़ा हुआ ये निखिल। इतने सालों से गुस्सा पाल के रखा होगा। बेटा बाप का कत्ल करवा सकता है, लेकिन भाई का कत्ल नहीं करवा सकता। सर, आप एक बार निखिल को पूछ कर तो देखिए, क्यों उसका चेहरा सफेद पड़ गया था सोनू का नाम आते ही। सोनू कौन? हाँ, हमें पता चला सुरेश जी के मर्डर के बारे में, हम बस जाने वाले थे उनके यहाँ पे। अब तक ना तू अपने मालिक के घर गया ना ही दुकान पहुंचा, तो अब तो तू रहने ही दे, सीधा मीनारगंज थाने पहुंच। मैडम, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो तो कल बिजली गुल हो गई थी तो हमने साहब से छुट्टी मांगी और उन्होंने दे दी। अब तेरी छुट्टी कैंसिल सोनू, सीधा थाने। निखिल को लगता है वहां पर इल्जाम लगा सकते हैं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो निखिल और उसका वो शकुनी मामा कैलाश, दोनों को नहीं छोड़ेंगे, देखना आप। ठीक है बेटा, ठीक है, जो कुछ करना शांति से करना, और सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू रखो। बता रहे हैं बहुत डेंजर है। साहब, ये धर्मेंद्र और उसकी बेटी अश्विनी के पीछे अपने बंदे लगा देते हैं। वैसे आप फोन रिकॉर्ड से तो पता लगा ही लेंगे कि उन्होंने किसे करवाया, अगर करवाया है तो। मुझे नहीं लगता फोन रिकॉर्ड में कुछ मिलेगा। जो इतनी प्लानिंग से मर्डर करवा सकता है वो अपना फोन इस्तेमाल करने की गलती नहीं करेगा। गुरु, तो ये पता कर इन दिनों शहर में शूटर कौन है? ठीक है साहब, कोशिश करते हैं। वैसे ही शहर के क्या, पूरे स्टेट का आज तक सुपारी मार्केट इतना ठंडा नहीं रहा। सारे शूटर डरे हुए, सबकी लगी पड़ी, या तो सब भाग गए या सरेंडर कर दिए या ठोक दिए गए। लेकिन सुरेश शर्मा का मर्डर पेशेवरों ने ही किया। हाँ साहब, कोई होगा उभरता हुआ बेवकूफ़ जिसने सुपारी लेकर इतना बड़ा जोखिम उठाया, या कोई अंदर वाला। हमें तो ये सोनू पर तगड़ा वाला डाउट है, जो सुरेश शर्मा के यहाँ काम करता है। जैसे ही बत्ती गुल हुई, सोनू छुट्टी लेता है और कोई आकर सुरेश की छुट्टी कर देता है। साहब, अब हमको कैसे पता होगा कि शूटर कौन है? क्योंकि शायद वो शूटर तू खुद है। क्या कुछ भी कह रहे हैं साहब आप? तो तू ऐन वक्त पर दुकान से कहाँ भाग गया था? भाग गया था? अरे साहब, बिजली गई थी तो वो बैटरी वाली लाइट हमने ही जलाई थी दुकान पर, और उसके बाद सुरेश जी से परमिशन लेकर गए थे हम। अच्छा तो साहब जी हम चले फिर? क्या रे सोनू? अरे साहब, अब अंधेरे में कौन सा कोई ग्राहक आएगा, और आएगा भी तो क्या देखेगा, क्या खरीदेगा? और लाइट तो आने से रही वैसे भी। बिजली विभाग वाले तेरे ससुराल वाले, जो तू आंखें मूंद के कह रहा है कि बिजली आने से रही। आंखें मुंदी नहीं है साहब जी, खुली हैं, इसलिए कह रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से ना ट्रांसफार्मर की चेकिंग चल रही है, और पकड़ में आया है कि एक ट्रांसफार्मर का हिस्सा जल गया है और ऑफ कर दिया, यानी कि काम शुरू होने वाला है। अच्छा ठीक है, तू जा, सर मत खा, और कल टाइम पे आ जाना। हाँ, टाइम पे आ जाएंगे। थैंक यू साहब। इस बातचीत का कोई गवाह है? गवाह कहाँ से होगा साहब? अब दुकान पर तो हम और सुरेश जी रहते थे। तो दुकान से गया कहाँ?
साहब हम सीधा घर गए थे और खाना खा के सो गए थे। और फिर पीछे से किसी को भेज दिया कि जा भाई गोली मार दे। अरे मैडम फिर से, अरे हमने किसी को नहीं भेजा और हम तो पिछले 3 सालों से सुरेश जी की दुकान पे काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। आप लोग खामखा शक कर रहे हैं हम पर। तेरी कहानी जमी नहीं सुन। जिस दिन गोली चली उस दिन कई चीजें हुई, बिजली गुल हुई, तो दुकान से जल्दी गया। और तुझे पता था बिजली नहीं आने वाली है, और किसे पता था? बोल जल्दी। गलत, ये गलत है मैम, ये सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तेरे मालिक की याद में आज पूरा बाजार बंद है, हमारे सर पर भी टेंशन का बेताल बैठा है। बोल दे कौन था शूटर या थे? क्यों मारा गया सुरेश? और गुमराह करने की कोशिश मत करना, वरना यहीं कहीं जिंदा गाड़ दूंगी। हमने नहीं मारा है उनको, लेकिन हमें पता है कि किसने मरवाया होगा, और ये बात आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा क्योंकि सबकी लगी पड़ी है कि अगला नंबर उन्हीं का आएगा। और तू ये अब बोल रहा है? हाँ? किसने मरवाया सुरेश शर्मा? सब पांडे जी ने, आदर्श पांडे जी ने। साहब हम आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकते हैं कि पांडे जी ने ही करवाया होगा ये सब। कौन आदर्श पांडे? राम 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 पांडे जी की भी मीनारगंज मार्केट में सुरेश जी जैसी दुकान है। पांडे जी को टक्कर तो थी सुरेश जी से धंधे में, और तो और सर व्यापारी मंडल के इलेक्शन में भी खड़े हुए थे पांडे जी सुरेश जी के खिलाफ, और बहुत बुरी तरीके से हारे थे। खुन्नस खा के बैठे थे पांडे जी सुरेश जी से। सोनू अब तो पुड़िया बना के फेंक रहा है, बुरी तरह पिटेगा। नहीं साहब, भगवान कसम हम झूठ नहीं कह रहे हैं साहब। और हम क्यों मरवाएंगे साहब को, और किसका साथ देंगे हम ऐसे ओछे काम में? बिजली गई थी तो हो सकता है कि पांडे जी को मौका मिल गया होगा, उनने भिजवा दिया होगा किसी को, और पता कर लिया होगा कि हम भी नहीं है दुकान पर। अगर हम होते दुकान पर तो कुछ नहीं होता सुरेश जी को। अगर आप लोगों को अब भी यकीन नहीं है तो आप खान साहब से पूछ सकते हैं। अब ये खान साहब कौन है? साहिल खान साहब का माल बाहर भेजते थे बेचने के लिए, एक्सपोर्टर है। हमने बात करते सुना था सुरेश जी को उनके साथ। भाई जब भी हम सोचते हैं कि आदर्श पांडे इससे नीचे नहीं गिर सकता, वो और ज्यादा घटियापन पर उतर आता है। वैसे तुमने उससे क्या कहा? देख लो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है, बाकी इतना तो लिख के ले लो हमसे खान साहब। अगर आदर्श पांडे ऐसा खेल खेल सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। आदर्श पांडे को उठाओ, लेकिन इस सोनू पर भी 24 घंटे नजर रखो, ये कहीं भाग ना पाए। हेलो, आदर्श पांडे जी बोल रहे हैं? सब इंस्पेक्टर अजय उपाध्याय बोल रहा हूँ, मीनारगंज थाना। हुकुम सर। पुलिस थाने आ सकते हो अभी? ये सुरेश भाई के मामले को लेकर? जी, सुरेश शर्मा के मर्डर को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अभी तो हम उन्हीं की शोक सभा में जा रहे हैं, ख़त्म होते ही हाजिर हो जाते हैं। दीदी, जीजा जी को जिसने भी मारा है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। निखिल और हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। मम्मी, ये धर्मेंद्र चाचा का ही किया कराया है। अदालत भले पूरी कोठी उन्हें दे दे, पर धर्मेंद्र और अश्वनी को छोड़ना मत। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मुंह तोड़ मिलेगी उन्हें। और रही बात कोठी की, वो भी उनको नहीं मिलेगी। वो कोठी निखिल की थी, है और रहेगी। साहब, मुझे लगता है कि जरूर कोई पुलिस के पास गया होगा, पक्का किसी ने चुगली की है। देखो गुरु, ये किसी सातिर शूटर का काम नहीं लगता है, सब जगह सन्नाटा है। काम तो पेशेवर का ही है, खुलेआम गोली चली और साइलेंसर भी नहीं लगा था। अगर पेशेवर शूटर होते तो वो बाइक से मार्केट में घुसते धूल उड़ाते हुए और वैसे ही निकलते। हुआ कुछ ऐसा? अरे पैदल आए होंगे और पैदल ही निकल गए होंगे। रेल और बस के अड्डे पे 5 और 6 फरवरी पे किसी भी हिस्ट्री सीटर की शहर से जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। पर कत्ल तो हुआ है, और बाकायदा सुपारी वाला। देख, जब शूटर मिलेंगे तब मिलेंगे। गन का पता कर।
कहीं से तो गन खरीदा होगा। किसने बेची, कब बेची, कहाँ बेची? सर बाजार का पूरा इलाका छाना। मीनारगंज की 500 मीटर की दूरी में किसी भी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। लेकिन सर सदर बाजार के दूसरे छोर पर 2 दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले, पर फुटेज में कोई भी हड़बड़ा कर भागते भागते नहीं दिखा। मतलब शूटर पहले से बाजार में घात लगाए बैठे हुए, बिजली जाने के बाद आराम से आए, गोलियां दागी और भाग निकले। सर पूरे चांसेस हैं कि वो गोली चलाकर बाजार में ही आराम से घूम रहे हो। एक तो अंधेरा था, ऊपर से भीड़ वाला टाइम था, तो भागने की जरूरत ही ना पड़ी हो। चुपचाप भीड़ में घुल मिल गए होंगे। सारे व्यापारियों की राय है कि बाजार और 4 दिन बंद रखा जाए और एक मोर्चा निकाला जाए। हमारे खिलाफ, हम पर दबाव बनाने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुल्म के खिलाफ आप लोगों ने जो एक आंदोलन चला रखा है पूरे राज्य में, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन सुरेश शर्मा जी एक इज्जतदार आदमी थे, सबसे अच्छे रिश्ते थे उनके। सब हैरान हैं, ये गैंग वैंग को आप निपटा रहे हो, फिर भी एक नेक इंसान पे गोली चलती है। अरे कैसे दुकानदार धंधा करेगा ऐसा भय के माहौल में? ऐसे नेक आदमी से आपकी तो खूब बनती होगी आदर्श पांडे जी। अरे मैडम, हमारी दोस्ती तो जमने जमाने से परे थी। हम लोग एक ही धंधे से नहीं, समझो एक ही माँ के बच्चे थे। अरे सुरेश जी मेरे बड़े भाई जैसे थे। पांडे जी ये लीपा पोते कहीं और आजमाइए। सुरेश शर्मा से व्यापारी मंडल का चुनाव हारे थे आप, और उनके ग्राहक भी तोड़ रहे थे। धंधे में तो कंपटीशन चलती ही है, और इलेक्शन में हार जीत तो लगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर हारने वाला जीतने वाले को मरवा दे। हम व्यापारी हैं, और जैसे पूरे देश में डेमोक्रेसी चलती है ना, वैसे हमारे मंडल में, हमारे धंधे में भी वही चलती है, डेमोक्रेसी। पांडे जी एक्सपोर्टर साहिल खान को आपके सामने खड़ा करूं, सुरेश शर्मा का खास क्लाइंट। 2 महीने पहले जिसे आपने बुलाकर एक्सपोर्ट ऑर्डर आपके साथ फिक्स करने की गुजारिश की थी, रेट कटिंग की, सुरेश शर्मा को काटने, उसका बिजनेस खत्म करने की साजिश की। जब आदर्श जी ने हमें अपना ऑफर बताया तो मन ही मन हम हंस पड़े थे सर। आदर्श पांडे सुरेश शर्मा को बिजनेस में काटना चाहता था? बिल्कुल सर। साहिल भाई, हम दोनों मिलके पूरे मार्केट पर हुकूमत कर सकते हैं, और इसमें दोनों का फायदा है। आइए, नया लॉट है, देख लीजिए एक बार। दस टका कम। हाँ, सुरेश भाई से 10% कम। बस अपने सारे ऑर्डर हमें दे दीजिए और 10% और मुनाफा कमाइए। और ये 10% डिस्काउंट कब तक रहेगा? जब तक के सूरज चांद रहेगा। जाहिर है हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि सुरेश जी के साथ में हमारे अब्बा ने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया था, बल्कि गले भी मिले थे। और आपने सुरेश शर्मा को आदर्श पांडे के इस ऑफर के बारे में बताया? हमने फौरन उन्हें बता दिया। हम नहीं चाहते थे कि सुरेश जी को इस बात का पता बाहर से चले, और ऐसे भी धंधे की नजर से देखे तो हमें सुरेश जी की गरज ज्यादा थी, क्योंकि वो इस धंधे में मजबूत खिलाड़ी थे। धंधे में हरा नहीं पाया तो जान से मरवा डाला उन्हें। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं, नहीं बनती थी हमारी, दुश्मनी थी। लेकिन इतना समझ लीजिए आप, ये सुरेश शर्मा भी कोई दूध का धुला नहीं था। ये हमारे जैसे कई लोगों के साथ रंजिशें रही होंगी उसकी। टेढ़ी उंगली से घी बखूबी निकाल लेता था, चालाक। अरे वाह आदर्श पांडे जी, थोड़ी ही देर में राम से रावण हो गए सुरेश शर्मा जी। अभी थोड़ी देर पहले तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, बड़े भाई जैसे थे, हमारी दोस्ती जमने जमाने से परे थी। देखिए, अब कोई चल बसे तो 2 अच्छे शब्द बोलने पड़ते हैं, रिवाज है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस मार्केट में ना अच्छाई का कोई स्कोप है ना सच्चाई का। बंदूक की नोक मार्केट तय करती है, और आप लोग तो जान के भी अनजान बन जाते हैं। अरे गुंडों के हाथों से हम भी लूटे हैं। ये गैंगस्टर लोग अपनी वसूली करते ही हैं। सीधे सीधे बोलिए पांडे जी, ऐसे किस गैंगस्टर को पाल रखा था आपने जब उससे वसूली करने निकले और उसके हाथों सुरेश शर्मा को मरवाया? ये अब रहने भी दो साहब। एक तो सुरेश शर्मा से हमारी बनती नहीं थी तो हम धंधे में काटते, गला नहीं काटते। दूसरी बात, बाजार में कोई आता है सरेआम गोली चला के चला जाता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है डर के मारे, क्योंकि अगर कुछ बोला तो अगला नंबर उसका होगा। आपको तो डर नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, हमारी दुकान सुरेश शर्मा की दुकान से काफ़ी दूर है, इसलिए हमने तो सच में कुछ देखा ही नहीं। वैसे जैसे किसी ने आपको हमारी और सुरेश शर्मा की दुश्मनी के बारे में बताया, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि उनका एक दूसरा कारोबार भी है, ये आर्टिफैक्ट्स के अलावा। दूसरा क्या कारोबार? जमीन का। और अब आप लोगों को हम क्या बताएं, ये जमीन के धंधे में जितनी कमाई है
उतनी दुश्मनी भी है। कौन था दुश्मन? सुरेश शर्मा का छोटा भाई धर्मेंद्र? भाई भाई के बीच में क्या खिचड़ी पकती थी ये तो वो जाने या आप लोग, पर इतना सब जानते हैं ये जमीन का सारा कारोबार सुरेश का साला कैलाश संभालता था, सामने से, और पीछे से सुरेश जी कस के लगाम पकड़े रखते। अरे बताया नहीं का क्या मतलब है सर? पूरी दुनिया जानती है कि सुरेश जीजा जी जमीन के सौदे करते थे और हम उनके मैनेजर थे। हैं, इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? ऐसा है कैलाश, जो हमें बताया नहीं जाता ना, उसे हम छुपाया हुआ समझते हैं। सुरेश जी के छोटे भाई के साथ अनमन को तो बड़ी आसानी से पेश किया गया। हमने इतनी बार पूछताछ की, लेकिन ज़मीन के लेन देन को लेकर कोई मसला हो, इस बारे में पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि इस बारे में तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। अरे कोई मसला था ही नहीं या है ही नहीं तो बताए क्या? सर वैसे तो सारा काम कैलाश जी ही संभालते हैं। सुरेश जी तो बस दोपहर में आते, ठीक 2:30 बजे, और 5 बजे तक निकल जाते। हमें पता चला है कि कैलाश और उसके जीजा सुरेश के बीच कुछ अनबन थी। सर देखिए, हमको यहाँ पे सिर्फ 4 महीना ही हुआ है सर, हमको इस अनबन के बारे में भला क्या पता होगा सर। मतलब अनबन थी, पर क्या थी, क्यों थी, ये तुम्हें नहीं पता? सर हमको कुछ नहीं पता है सर। आप उस मंगल से बात कीजिए ना, वो मंगल अग्रवाल। कौन है मंगल अग्रवाल? हम उसी की जगह पर आए हैं। 4 साल से मंगल ही कैलाश जी और सुरेश जी के साथ यहाँ काम कर रहा था। कहाँ मिलेगा ये मंगल? उसका नंबर है? निखिल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे मामा के बीच में मनमुटाव था? मैडम, जब कुछ पता ही नहीं था तो क्या बताता? और मामा जी तो घर के हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े रहे हैं। वो मर्डर करवा सकते तुम्हारे पापा का? मैडम, आपको क्या पता चला है? पहले आप वो बताइए हमें। किसी को भी बख्शिएगा मत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम लोगों का कोई भी या किसी और का कोई भी। बस हमारे पापा के हत्यारे को ढूंढ निकालिए। तुम्हारे पापा काफी स्ट्रिक्ट किस्म के थे? हाँ थे। तो सिर्फ तुम्हारे साथ थे या सबके साथ थे? सुना है तुम्हारे मामा को खुद से कोई फैसला नहीं लेने देते थे जमीन के बिजनेस में। देखो, हम तुम्हारे मामा से पूछताछ कर रहे हैं। जिस किसी ने भी ये साजिश की है, हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। मम्मी, हमें नहीं लगता ये कैलाश मामा का कराया हुआ है। दरअसल उन्हें ना इस समय घसीटने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी, टट्टू, कठपुतली, जैसा सुरेश जी बोलते थे वैसा ही तुम्हें करना पड़ता था। तुम खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते थे। न टट्टू न कठपुतली सर, मैनेजर। हम सुरेश जीजा जी के मैनेजर थे। बिजनेस उनका था तो फैसले जाहिर है वही लेते थे। हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। और यही बात तुम्हें खटकती थी। तुम सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते थे, ऊपर उठना चाहते थे, खुद का बिजनेस चाहते थे, पार्टनरशिप शायद। सर, आप जाहिर सी बातों का बेवजह चीरहरण कर रहे हैं। और सुरेश जी तुम्हारे आत्मसम्मान का चीरहरण करते थे। अरे सर, हमको दूसरा जगह नौकरी मिल रहा था बढ़िया तनख्वाह पे, इसलिए हम सुरेश जी की नौकरी छोड़ दिए। आपको ना गलती थोड़े ना की है सर। अरे कोई गलती नहीं की, पर इतना बता कि क्या कैलाश और उसके जीजा सुरेश के बीच में अनबन ठीक है? तूने वहाँ पे 4 साल काम किया, कुछ तो बता सकता होगा? अरे सर, अनबन तो बराबर के लोग में होता है ना, और सुरेश जी और कैलाश जी खाली नाम के लिए जीजा साला थे, बाकी रिश्ता तो वह नौकर और मालिक वाला था। सुरेश जी कैलाश जी को 4 लोगों के सामने ही फटकार देते थे। नहीं प्रदीप, ये सौदा तो हो नहीं जरा, हमारी तरफ से कैंसिल है। अरे शर्मा जी, बात इतनी आगे बढ़ गई है और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने एक बार कह दिया डील कैंसिल है, मतलब कैंसिल है। जीजा जी, वो रेट अच्छा मिल रहा था। अल्ताफ बिल्डर्स वाली फाइल तैयार की तुमने? जीजा जी, हमने सब जगह पता करके प्रदीप से बात आगे बढ़ाई थी। पता किया था तुमने? तो फिर तुम्हें यह कैसे पता नहीं चला कि जिस रेट पर प्रदीप तुम्हें उल्लू बना रहा है, उसे 500 रुपए पर स्क्वायर फीट के एक नहीं 2 ऑफर्स आए सामने से। खड़ा करूं दोनों पार्टी को तुम्हारे सामने। और मंगल, तो इस प्रदीप वाली डील में तुझे कमीशन ऊपर से मिल रहा है? हमको ऊपर से किस बात का कमीशन मिलेगा मालिक? अबे ये देखा तुझे तेरा छोटा वाला हिस्सा और बड़ा वाला हिस्सा ये खुद निकलेगा।
अरे नहीं नहीं मालिक। जीजा जी, आप हम पर शक कर रहे हैं। कम से कम एक मामूली वर्कर के सामने तो आप हमें। अबे यहाँ कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा हमने रिश्तेदारों के लिए। अब आप बिजनेस संभालने के लिए तनख्वाह दी जाती है तुम्हें। तुम भी एक वर्कर ही हो, कोई मालिक नहीं हो जो सीधे सीधे जाके फैसले ले तो बिना हमसे पूछे। और सर ये कोई इक्का दुक्का किस्सा नहीं था, लगभग रोजे होता था और बीच में पिसते थे हम। कैलाश जी की सुनो तो सुरेश जी हमको गाली देते थे और बाद में कैलाश जी हम पर चिल्लाते थे। तंग आ गए थे बिल्कुल। रोज़ उनका झगड़ा सुनो, रोज़ उनका गाली सुनो। हम बस इंतजार कर रहे थे कि हमको कोई बढ़िया जगह नौकरी मिल जाए। क्या कैलाश अपने जीजा का कत्ल करवा सकता है? सर ये कत्ल उतल के मामले में हमको मत घसीटिए। सुरेश जी के जाने का हमको दुख है, पर कौन किसको मरवा सकता है ये हम कैसे बता पाएंगे सर। हमें सुरेश जीजा जी की बातों का गुस्सा जरूर आता था, लेकिन हर बारी हम कुछ नया सीखते भी थे, इसलिए इज्जत करते थे उनकी। और वो निखिल को क्या कम डांटते थे, उसके फिजूल खर्चों में ऐसी क्लास देते थे कि पूछ मत। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम दोनों ने मिलकर जीजा जी को मार डाला। एक मिनट, हम दोनों? हम बात सिर्फ तुम्हारी कर रहे हैं कैलाश, ये बीच में निखिल कहां से आ गया? बेटा सर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हम वैसे ही बहुत दुखी हैं और आप ऐसा भद्दा आरोप लगाकर हमारा टेंशन मत बढ़ाइए। हमारी दीदी के पति थे सुरेश जी, हमारे बड़े भाई और बाप समान थे वो। 2 हफ्ते पहले तुम्हें इस नंबर से फोन आया, 4449087661। फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस। क्या ये इत्तेफाक है कि यही नंबर सुरेश जी के फोन रिकॉर्ड्स में भी है? और तुम्हें कॉल आने से ठीक 1 दिन पहले इसी नंबर से सुरेश जी को कॉल आया था। अब ये नंबर बंद है। तो सर, तो ये कि ये नंबर किसका है? क्योंकि फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस फर्जी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रिमिनल्स। प्रॉपर्टी और बिल्डिंग लाइन में लोग 19-20 होते ही हैं। पूरे दिन में दर्जनों कॉल आते हैं हर जगह से, हर किस्म के लोगों से। अब सब थोड़ी नहीं याद रहेगा सर। कमाल करते हैं आप। पर मर्डर रोज रोज नहीं होते कैलाश। 24 घंटे दे रहा हूं कैलाश, अच्छे से दिमाग पर जोर डालकर इस नंबर की डिटेल बताओ, क्योंकि यही एक नंबर है जो हमारे शक के दायरे में है। हम तो इस नंबर का इतिहास भूगोल निकालेंगे, तुम सामने से बता दोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मीनारगंज मार्केट में सबकी लगी पड़ी है, सब हिले हुए हैं। कोई झूठ बोल रहा है? किसी ने कुछ देखा हुआ और छुपा रहा हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिस्ट्री शीटर की पूरी लिस्ट खंगाली। गुरु, ये कौन नया है जो मार्केट में आकर गोली चला गया? एक सुझाव है जिससे मार्केट के लोग सामने आ सकते हैं। बोल। पोस्टर छपवा दो और एक नंबर दे दो, जिसको भी कुछ भी पता हो फोन करके बताए। नाम गुप्त रखा जाएगा, कोई ना कोई जरूर सामने आएगा। जिसको सामने आना हो वो पीसीओ से भी कॉल कर सकता है। मैडम आप सही कह रही हैं, लेकिन जब पुलिस सामने से बोल रही है कि पहचान गुप्त रखा जाएगा तो लोग हिम्मत करेंगे। अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। आखिर इतने बड़े आदमी का खून हुआ है और सामने वाले ने पेशेवर का इस्तेमाल किया है। और वैसे भी बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, एक एक संदिग्ध के पीछे कितना लंबा जाएंगे? ये तो पक्का है कि कोई जानता है, पर बोल नहीं रहा है। सर, हम सुरेश शर्मा की हर दुश्मनी अरमान का एंगल तो खंगाल ही रहे, लेकिन शूटर के बारे में कोई भी जानकारी सामने से नहीं आ रही। और एक बार शूटर हाथ लग जाए तो मास्टरमाइंड पे उंगली अपने आप दब जाएगी। हाँ, ये भी चांस है को पोस्टर देके गलत फायदा भी उठा सकता है, अपनी भड़ास भी निकाल सकता है। और सर ये भी तो चांस है कि उस अंधेरी रात में चली गोलियों के राज पर रोशनी गिरे। पूरे शहर में ये पोस्टर लगे, हर किसी की नजर पड़ी होगी। हमें उम्मीद थी कि मीनारगंज मार्केट में से कोई ऐसा जरूर होगा जिसने हत्यारे को देखा होगा, पर हमें बताने से कतरा रहा होगा। शायद पहचान गुप्त रखने के आश्वासन से वो हमारी मदद कर दे। हमारी फोन लाइन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक कई लोगों ने फोन करके बताया कि उन्होंने शायद हत्यारे को देखा था और उसका हुलिया भी बताने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि 5 फरवरी की बिन बिजली की रात को उन्होंने किसी को तो देखा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसी ने शायद सुरेश शर्मा के सीने में 4 गोलियां दागी थी। पर उन सारे फोन कॉल्स में से एक ऐसा कॉल आने वाला था जो हमें एक तगड़ी जबरदस्त लीड देने वाला था, उस शख्स के बारे में जो कत्ल की रात मीनारगंज मार्केट में मौजूद था। तब से मौजूद था जब बिजली थी और तब तक था जब बिजली कट गई।
पर इस कॉल के आने के पहले हमारे हाथ एक और सुराग लगा। ये खबर थी हमारी पुलिस फोर्स के एक अलग डिपार्टमेंट से कि सुरेश शर्मा की हत्या के पीछे एक गैंगस्टर का हाथ हो सकता है। इसका मर्डर हुआ था 5 दिन पहले। वो साहब मीनारगंज मार्केट में जो मर्डर हुआ था। व्यापारी सुरेश शर्मा का मर्डर किसने किया? साहब ये तो नहीं मालूम, हमको बस इतना मालूम है कि ब्रिजेश पाल ने उस सेठ को कॉल किया था। ये ब्रिजेश पाल हिस्ट्री शीटर है, वांटेड है। हाँ विक्रम, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। यह असलम बेग बता रहा था कि ब्रिजेश पाल ने सुरेश शर्मा से रंगदारी मांगी थी, एक्सटॉर्शन कॉल किया था। 15 लाख? किस खुशी में? वाह सुरेश जी वाह, माहौल इतना बदल गया है कि आप सीधा सीधा पूछ रहे हैं किस खुशी में। हमारे पास 15 लाख रुपए नहीं है तुम्हें देने के लिए। ये भी कोई बात हुई सुरेश जी, आप सीधा सीधा मना कर रहे हैं। हम नहीं दे सकते, मतलब नहीं दे सकते। सुरेश शर्मा के फोन रिकॉर्ड से जो नंबर मिला वो फर्जी नाम फर्जी एड्रेस से खरीदा गया था। वो यही कॉल हो सकता है ब्रिजेश पाल का। हाँ हो सकता है। हम लगे पड़े ब्रिजेश पाल को ढूंढ निकालने में। पूरी संभावना है कि यही तुम्हारा शूटर है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर ब्रिजेश पाल के एक आदमी ने सरेंडर किया है। उसने बताया कि ब्रिजेश पाल ने सुरेश शर्मा को फोन किया था। कोई फर्जी नंबर हो सकता है। सर एक और डेवलपमेंट भी है। एक नाम उभरा है, एक कॉल आया था। पोस्टर देखकर? हाँ सर, एक नाम दिया गया जो कत्ल की रात क्राइम सीन पर मौजूद था। हेलो मीनारगंज पुलिस थाना। मुझे पता है सुरेश शर्मा को किसने ठोका है। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मोहित मोरे ने उसकी सुपारी ली थी, धर लो उसे। सब मोहित मौर्य लोकेट हो गया है। मीनारगंज मार्केट के पास ही रहता है, स्टूडेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सब कॉन्ट्रैक्ट मालूम होता है। शायद ब्रिजेश पाल ने एक स्टूडेंट का इस्तेमाल किया हुआ शूटर के तौर पर। उठा लो मोहित मौर्य। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पुलिस सोनू को काहे अंदर नहीं कर रही, जबकि हमें तो सबसे बड़ा झोलू यही लगता है। अबे पुलिस अपने आप देख लेगी उसको, और वैसे भी वो अब तक पुलिस के शक के दायरे में ही है, ऐसा हमने सुना है। और सुन, ये भी हो सकता है कि तू भी पुलिस के शक के दायरे पे। शक के दायरे में अब भी वो सारे लोग हैं जिनकी किसी न किसी तरह से सुरेश शर्मा से रंजिश थी, दुश्मनी थी। अब ये केस और पेचीदा होने जा रहा था। इस केस में एक ऐसा पिटारा खुलने वाला था और उसमें से ऐसे नए नए खिलाड़ी सामने आने वाले थे जो शक के दायरे से कोसों दूर थे, जो अब तक हमारी नजर में भी नहीं आए। उनमें से कुछ जेल के अंदर थे और रिमोट कंट्रोल से जुर्म के पहिए कंट्रोल कर रहे थे, और कुछ बाहर बैठे जुर्म के दस्तावेजों में अपने नाम का इजाफा कर रहे थे। कल रात हम इस केस के हर पहलू को निचोड़ेंगे और इस मर्डर की तह तक जाएंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।